हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम स्वतंत्रता के पश्चात मतलब 1947 के बाद क्या भारत की स्थिति थी, तो उसको हम यूपीएससी सीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया है। बस इसमें जो फेमस व्यक्ति हैं उनको बस हमको देखना है, तो ये हम देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे आज़ादी के बाद का भारत। तो उसमें मेंस के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम उनको देखते हैं, फिर उनके बाद हम आगे क्या क्या उनकी जैसे उनको हमको लिखना है, क्वेश्चनों को आंसर कैसे करना है, उसका मेंस का हम एक नोट्स है उसको हम जल्दी से देख लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार कीजिए। कितने 250 शब्दों में ये यूपीएससी 2022 में आया था। किसमें? राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक जो फिर से उनको बनाया गया, गठन किया गया, तो ये 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो उसकी एक जो ये कैसे वो एक लगातार हुआ है ना क्रम, उसके बिहाफ पे, तो उनको उसको बताना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं उनको उनका आकलन करना है। ठीक, जब एकीकरण भारतीय रियासतों का हो रहा था तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं और प्रशासनिक मुद्दों को उनको हमको बताना है। ये 150 शब्दों में बताना है। ठीक, उसके बाद है चर्चा करें कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है। जो अभी हमने नए राज्य बना रहे हैं, ठीक, उनकी मांग बहुत तेजी से हो रही है, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या लाभ देंगे, तो या फिर लाभ नहीं देंगे, उनके बारे में हमको बताना है। ठीक, फिर क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्यों को मजबूती दी है? जो भाषाई राज्यों का हम लोग गठन किए थे, जब भाषाई आधारों पे मांग उठी थी, तो उससे क्या भारतीय जो एकता है उसके उद्देश्यों को मजबूती प्रदान की? ये भी यूपीएससी 2016 का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो निर्माण किया गया है, मसौदा तैयार किया गया, वो केवल 3 साल में ही हो गया है रेडी। ठीक, इसके ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए हार्ड होता यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम जो ये 1935 का अनुभव नहीं होता। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक खांचा जो ढांचा है वो नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, तो हम भारतीय संविधान को केवल 3 साल में रेडी करके नहीं रख सकते थे। तो हमको जो इसका जो हमारे संविधान में योगदान है उसको हमको इसमें बताना है। ठीक, उसके बाद आज़ादी के बाद में जो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान व ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक जो विवेचना है उसको करना है। जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन हुआ था उसमें आचार्य विनोबा भावे का क्या मतलब उनके उद्देश्य थे, उनका वो सारा चीज़ बना और उसकी जो सफलता क्या मिली। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन था 2013 में आया था, जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्व पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। कि जय जवान जय किसान ये जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा आया था नारा, तो इसका कैसे हुआ है उद्भव और इसके क्या क्या मतलब हमारे जो भारत के लिए क्या महत्व था उसके बारे में हमको ठीक बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है उन परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक मतलब हमको बताना है, विवरण करना है जिनके कारण वर्ष 1966 में ताशकंद का जो समझौता हुआ था उस समझौते की क्या विशिष्टताओं की विवेचना करनी है। जो मतलब ताशकंद समझौते के बारे में हमको इसमें बताना है टोटल। ठीक, फिर इसमें भी समालोचनात्मक परीक्षण करना है जिसके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का क्या बताना है, एक रोल बताना है। जब बांग्लादेश का उदय हुआ उसमें भारत का क्या
भूमिका थी उसके बारे में हमको बताना है। तो उसमें मतलब क्या पक्ष में था, क्या उसमें था, ठीक, विपक्ष में। उसके बाद अगला देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना की। अब देखिए यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम है, यहाँ और भी लोग आ सकते हैं, ठीक। तो ये मतलब एक क्वेश्चन जैसे ये बना 2013 में, तो ये इसका अगला भी आ सकता है क्वेश्चन, बस यहाँ ये हो सकता है चेंज, अब्दुल कलाम आज़ाद की जगह में पंडित जवाहरलाल, ठीक। उसके बाद जैसे लाल बहादुर शास्त्री आ सकते हैं, ऐसे मतलब, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में शुद्ध और खाद्य आयात से भारत विश्व में शुद्ध और खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, तो कारण बताइए। तो दोस्तों ये हमारे थे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को अभी जब हम नीचे अपनी नोट्स को एक बार देखेंगे, रिवीजन मारेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे और आप इनको लिखने में अच्छे से रेडी हो जाओगे कि मतलब आप आराम से इनको लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते, इजी टाइप के आते हैं, बस उनको आपको थोड़ा लिखने की राइटिंग जो आपकी स्किल होती है वो अच्छी होनी चाहिए, बस हो गया, ठीक। मतलब आप जब आज़ादी के बाद भारत को देखेंगे तो आप मतलब चीज़ों को पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हम देख लेते हैं, उन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, तब तो फिर ठीक है, आप आराम से लिख लोगे। जैसे ये है 1960 में जब खाद्यान्न की कमी हुई थी, अब देखिए अब हमारे यहाँ खाद्यान्न ज़्यादा हो गया, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको तो देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो इसमें हम जैसे कौन कौन सी चीज़ें लाएँ, हरित जो क्रांति है उसका कितना बड़ा योगदान है, तो ऐसी चीज़ों को बताना है, ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो पहला है भारत की जो रियासतों का एकीकरण है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट है, तो पहले हम उसको देखते हैं कि भारत में इनकी क्या स्थिति थी। तो पहला, जैसे कि भारत स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय भारत में लगभग 550 से ज़्यादा क्या थी, देशी रियासतें विद्यमान थी, ठीक। मतलब भारत में स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय 550 से भी ज़्यादा थी देशी रियासतें। दूसरा, 1946 में भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से हम जानते हैं, ने भारत और पाकिस्तान में उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हुए नवगठित भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाने रहने का उन्हें क्या दिया, एक विकल्प दिया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि माउंटबेटन जो योजना थी उसमें हमको 3 रास्ते दिए, किसको, जो देशी रियासतें थी। पहला कि वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लें, दूसरा भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में, ठीक। फिर अगला देखते हैं, भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित कितनी थी, 552 रियासतें, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई, पर जो 3 थी, कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये शामिल होने में मतलब इनको हो ही नहीं रही थी, ये मतलब अपने आप को आज़ाद रखना चाहती थी। तो जिसमें से 15 अगस्त 1947 तक भारत में ये शामिल नहीं हुई, ठीक। कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो अब इनको जो शामिल करने का कार्य था वो मिला है वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ठीक, बीपी मेनन को, जिसमें पटेल ने प्रशासनिक स्तर पे ये इनके आगे कितने प्रस्ताव रखे, 2 प्रस्ताव रखे। पहला क्या रखा, स्टैंड रिटल, और दूसरा क्या रखा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक। जैसा कि हम देखते हैं, स्टैंड रिटल में क्या है, यानी यथा स्थिति जो समझौता है जिसके तहत रियासत का सुरक्षा और विदेश मामले वो भारत सरकार को सौंप दिए जाएंगे, यानी कि मतलब आपका जो सुरक्षा है और विदेशी जो मामले हैं वो भारत सरकार देखेगी और आपकी जो स्थिति है वैसी ही सेम रहेगी। दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्सेशन, जिसमें भारत में आपका हो जाएगा विलय, और साथ में शासन को उस जो जगह है प्रदेश का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, और तथा उनके जो खर्चे के लिए कौन सी प्रीवी पर्स की व्यवस्था भी की गई। ठीक, इसका मतलब है कि जो भी उनका खर्च होगा वो कौन देगी? भारत सरकार देगी। ठीक, और साथ में क्या है, उनको उस एरिया का अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा या फिर उपाध्यक्ष भी बना दिया। क्यों? जब वो भारत के साथ क्या हो जाएंगी? विलय हो जाएंगी। और इसमें क्या है, स्टैंड रिटल में उनकी सुरक्षा और विदेशी मामले कौन देखेगा? भारत सरकार देखेगी, और बाकी उनकी स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। ठीक, अब जैसे हम देखते हैं जो रियासतों का विलय हुआ उसके कितने तरीके थे? 3 तरीके हम माने जाते हैं। पहला तो एक मान लेते हैं कूटनीति, दूसरा है अनुनय, और तीसरा है बल, सेना के द्वारा। ठीक, जैसे कूटनीति में क्या क्या चीज़ें हुई उनको जैसे हम देखते हैं कि पहला है कूटनीति में रियासतों के शासकों के साथ नई बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित हुए। दूसरा, शामिल होने से इनकार करने वाले शासकों को देशभक्ति का हवाला देने के साथ साथ उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने वाली अराजकता की स्थिति से वाकिफ कराया गया। ठीक, पहले कूटनीति मामले में पहले तो बैठकें हुई, जैसे कोई राजा इससे भी नहीं माना तो उनको देशभक्ति का हवाला दिया गया, साथ में भविष्य में क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी उनसे भी उनको हम बताए कि जिससे वो शामिल हो जाएं। ठीक, तीसरा है रियासतों के शासकों को मनाने के लिए प्रीवी पर्स। ठीक, ये जो लिखा है ना, ये लिखा है पर्स, तो इसको स्थापना की अवधारणा पेश की गई कि जो आपका खर्चा रहेगा वो हम देंगे। ठीक, और माउंटबेटन से सहायता जो करने की मांग की भारत सरकार ने, इनके पास गई माउंटबेटन के पास कि आप हमारी सहायता थोड़ा दीजिए। कूटनीति में ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अपनाया गया। फिर तीसरा क्या है, अनुनय किया गया। ठीक, जिसमें जैसलमेर तथा जोधपुर जो रियासत में इन राज्यों की स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान, ये याद रखना जिसको मैं गोला लगाता हूँ, भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के अधिक निकट होने के बावजूद उन्हें इस आधार पर पाकिस्तान में विलय होने से बचाया। देखो, इनकी स्थिति भौगोलिक रूप से किनके पास थी? पाकिस्तान के पास थी, तो ये कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान में। पर इनमें पाकिस्तान में विलय होने से बचाया कि उनकी अधिकांश जो जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, और पाकिस्तान में हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उनके हितों को। ठीक, तो मतलब तब जाके जैसलमेर और जोधपुर भारत में विलय हुए। ठीक, अन्य में आप ये वाला उदाहरण वो कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक, फिर दूसरा है बल या सेना के द्वारा, ये वाला थोड़ा जरूरी है। जैसे जूनागढ़ है जिसमें 80% हिंदू आबादी थी, और उसका शासक कौन था? मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? पाकिस्तान में हम जाएंगे। ठीक, इसका होगा विलय। पर इसमें क्या थे? 80% लोग क्या थे? हिंदू थे। इस वजह से इसको कहाँ? भारत में अपनाया गया। तो नवंबर 1947 को जूनागढ़ में एक सेना भेजी गई और जनमत संग्रह हुआ। ठीक, जो भारत के पक्ष में आया। तो मतलब जो अब ये मतलब ये जो जाना चाहता था पाकिस्तान में, पर यहाँ की जनसंख्या हिंदू थी, ये कहाँ आना चाहती थी? हिंदुस्तान में। तो 1947 में जूनागढ़ में सेना भेजी गई, जिसमें से क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ, जो किसके पक्ष में आया? भारत के पक्ष में आया। तो ये जूनागढ़ फिर कहाँ आ गई? भारत में आ गई। और दूसरा बलपूर्वक जो कुशासन का आधार अपनाया गया कि वहाँ का शासन अच्छे से नहीं हो रहा, जिसमें हैदराबाद जैसे हम लेते हैं 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, ये याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है पीटी एग्जाम में। ऑपरेशन पोलो के तहत सेना को हैदराबाद में भेजा गया। ठीक, बल सेना में एक हो गया जूनागढ़, एक हो गया हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो। इसमें क्या हुआ है? जनमत संग्रह हुआ था। ठीक, अब आता है एक अलग सा मामला, किसमें? कश्मीर का मामला।
ठीक, ये थोड़ा सा मामला आप देखिए। इसमें क्या था, इसमें राजा हिंदू था, इसमें राजा हिंदू था और जो वहाँ के लोग प्रजा थी मुस्लिम। मान लो 80% यहाँ मुस्लिम, यहाँ एक राजा। और वैसे क्या था जूनागढ़ में, क्या था जूनागढ़ में था, इसमें जो मुस्लिम शासक था और 80% हिंदू जनसंख्या थी, इसलिए ये कहाँ आ गया, हिंदुस्तान में आ गया। पर जो इसकी स्थिति बनी रही, ये कहाँ बनी रही, इसमें क्या था, इसमें जो राजा हिंदू था वो चाह रहा था कि हम कहाँ जाएं, हिंदुस्तान में। और जो यहाँ की जनसंख्या थी उनका मतलब जो हित रखने के लिए ये मतलब कहाँ जाना चाहती, पाकिस्तान में। पर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा इसको अलग कर दिया गया कि मतलब अभी इसको ज्वाइन करने का कुछ तुक अच्छे से हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था। ठीक, तो इसको कश्मीर में एक विलय पत्र के द्वारा इसे हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। जम्मू एंड और कश्मीर में संकट जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से उनके क्षेत्रों पर, ठीक, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से उनके क्षेत्रों पर एक जनजातीय आक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक जनजातीय आक्रमण के कारण क्षेत्रों में कुछ तनाव उत्पन्न हुआ, जिसमें राजा हरि सिंह ने भारत से क्या मांगी, हेल्प मांगी, मदद मांगी, जिसमें भारत सरकार सहायता करने के लिए एक सहमत हो गई। पर उसके सामने एक शर्त थी, बशर्ते राजा सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। पर जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दे, पर उसके बाद भी एक शांति स्थापित होने के बाद जनमत संग्रह फिर वो होगा। तो फिर जनमत संग्रह में वहाँ की जो जनता बोलेगी वही होगी। फिर बाद में जनता हिंदुस्तान में शामिल होने को रेडी हो गई थी। ठीक, तो ये थी। उसके बाद अब हम अगला देखते हैं, एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य जो प्रशासनिक और सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक, उनके बारे में हमको देखना। तो प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उसमें क्या है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में जो राजा और शासक थे उनका क्या था, राजस्व शक्ति और नागरिक प्रशासन में ये अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक, तो पहला एक प्रशासनिक कारण हम यही देंगे कि राजा और जो वहाँ का जो शासक था वो राजस्व की शक्तियों और नागरिकों के प्रशासन पे अपना जो नियंत्रण रखना चाहते थे उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक, दूसरा कारण क्या है, नौकरशाही जो संरचना है, यानी कि एकीकरण की जो प्रक्रिया में शामिल हुए राज्यों में एक समान जो नौकरशाही की आवश्यकता थी। एकीकरण हो जाएगा तो सब जगह एक समान नौकरशाही हो जाएगा। तो जहाँ के राजा थोड़ा सा दिक्कत में पड़ गए, जैसे क्या है, त्रावणकोर, मैसूर, ठीक, ऐसे जो राज्य। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, एक है सीमा विवाद। सीमा विवाद कैसे कि जैसे यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कोई जो रियासतें हैं इनके साथ सीमा विवाद के जो मामले हैं वो भी आ रहे थे सामने। तो उदाहरण के लिए कौन सा था, जूनागढ़ का जो केस था वो था। ठीक, उसके बाद हम सामाजिक और सांस्कृतिक जो दिक्कतें हैं उनमें देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक में जैसा जाति और भाषाई की जो भारत में डाइवर्सिटी है उसके मामले में क्या था। तो जैसे हम देखते हैं मतलब जाति कितने प्रकार की, फिर उसमें भाषाएं में भी अंतर, तो उनको जो एक साथ जोड़ने में भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। दूसरा क्या है, धार्मिक मतभेद। जम्मू और कश्मीर में एकीकरण के लिए क्षेत्र में मुस्लिम जो आबादी थी बहुसंख्यक की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। अब देखो धार्मिक मतभेद हो जाए, इसलिए क्या, जब जम्मू कश्मीर भारत में तो उसको एक विशेष प्रावधान दे दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या है, आर्थिक विषमताएं, जिसमें समान विकास सुनिश्चित करने के लिए ये था जरूरी था, जिसमें जैसे हैदराबाद और मैसूर क्या थे, ज़्यादा उन्नत थी, ज़्यादा अपेक्षाकृत उन्नत थी। ठीक, पैसा इनके पास ज़्यादा था, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उन्नत थी, इसलिए समान विकास सुनिश्चित करने के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वो था, मतलब दिक्कत आ रही थी हमको। ठीक, अब जैसे कुछ हम जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा और नोट करके आप लोग लिख लेना। जैसे जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या क्या थी, जो उसकी राजा की प्रजा वो मुस्लिम थी, राजा क्या था, हिंदू था। ठीक, हरि सिंह मौन स्थिति में
विलय पत्र पर हस्ताक्षर मारती है। ठीक, इसी दौरान पाकिस्तानी सेना और आदिवासी ने घुसपैठ करके कश्मीर में क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके इसके तहत संचार, रक्षा और विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। ठीक, मतलब हरि सिंह जो क्या थे, मौन स्थिति में थे, विलय पत्र पे साइन करे या ना करे। ठीक, फिर अल्टीमेट मतलब साइन हो ही गया था, पर मतलब संशय की स्थिति में थे। पर इसी के दौरान क्या, वो पाकिस्तानी जो सेना थी और आदिवासी थे, उनमें घुसपैठ करके हमला कर दिया। किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। इसीलिए फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत के साथ समझौता किया और साथ में जो उसमें शामिल होने के लिए एक पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। क्या हस्ताक्षर में क्या हुआ, जिसके अंतर्गत संचार हो गया, रक्षा हो गया, उसके बाद विदेशी हो गया, जो विदेशी मामले हैं उनको भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ठीक, वो उसको देखेगा। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत के समय, मतलब स्वतंत्रता के समय जो भारत में क्या क्या समक्ष कठिनाइयाँ थी, चुनौतियाँ थी, उनको हमको देखना है। ठीक, तो जैसा कि पहला है तत्कालिक क्या थे कारण, मतलब हमको जस्ट आज़ाद हुए उसके बाद क्या क्या हमको करना चाहिए था, पहले क्या क्या होना था। रियासतों व क्षेत्रीय प्रशासनिक का क्या हो, एकीकरण, जिसमें 150 से भी ज़्यादा रियासतें थी, नौकरशाही की समस्या थी। हाँ, उसके बाद विविधता थी, तो उसमें क्या था, रियासतों के का क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण था, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या थी कि पहले हम इसको देख लें। फिर क्या था, सांप्रदायिक क्या हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का वो हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम इनके बीच में, ठीक, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसको हमको शांत करना था। फिर जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे थे, तो उनको हमको रखने की व्यवस्था करनी थी, उनके स्वास्थ्य की वो करनी थी, रक्षा करनी थी। ठीक, और साथ में पाकिस्तान कब वहाँ से अपना वो कर दे, हमला कर दे, युद्ध कर दे, उससे भी हमको बचना था। फिर उग्रवाद भी जो था, तो उसके आक्रोश में आने का संभावना थी, उसको भी हमको शांत करना था। फिर कानूनी और व्यवस्था की बहाली करनी थी, जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में जो दंगे हो रहे थे, ठीक, तो उनको देखना था। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या थी, तत्कालिक व्यवस्थाएं थी, मतलब तत्कालिक चुनौतियां थी, जिसको हमको जल्दी से ठीक करना था। फिर आता है मध्यकालिक कि क्या क्या हमको मतलब दिक्कतें थी जिनको हमको ठीक करना था। पहला तो हमको संविधान को रेडी करना था, क्योंकि भारत में विविधता को ध्यान रखना था, साथ में जो और भी देश हैं उनके संविधान को देखना था। ठीक, जब सारे देशों के संविधान को देखेंगे उसके बाद ही हम उसको संविधान को रेडी करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको जैसे चुनाव का आयोजन भी मानना था। ठीक, जो चुनाव का आयोजन भी हमको करना था, ये भी हमारे लिए एक कठिनाई थी। उसके लिए पहचान पत्र रेडी करना था, सफलतापूर्वक ये चुनाव हो जाए इसको भी करना था, और अक्षर लोगों को जागरूक भी करना था जी, जो साक्षर नहीं है तो उनको भी हमको जागरूक करना था, किसको लेके, चुनाव को लेके। फिर उसके बाद भूमि सुधार भी करनी थी, जो भूमि का स्वामित्व में बंटवारा भी अच्छे समानता के साथ करना था, भू अधिकार बनाने थे, रिकॉर्ड रखना था, इत्यादि जो हमारी समस्याएं थी। ये कौन सी समस्याएं हैं, मध्यकालिक जो समस्याएं थी, जैसे संविधान रेडी करना, चुनाव करवाना, भूमि सुधार। ठीक, अब वैसे हम देखते हैं दीर्घकालिक जो समस्याएं थी, तो भारत में एकीकरण को बढ़ावा देना है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे हो इसके बारे में हमको देखना था, बात करनी थी। योजना जो प्रक्रिया है उसको शुरू करना था, जिसमें आर्थिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, इनके बारे में हमको योजनाएं बनानी थी। विदेश नीति, जैसे किसका पक्ष लें किसका ना लें, कौन सी विचारधारा को अपनाएं। हाँ, जो अभी हम अभी राष्ट्र बने हैं, ठीक, तो हमको किसका पक्ष लेना चाहिए, विचारधारा किसका होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अभी तो हम हैं एकदम न्यू, तो हम किसी एक की ओर ना जाएं, अपने आप को बीच में रखें। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद थी आर्थिक विकास, अपने को करना था। भारत की जो एरिया था उसको भी सुरक्षित रूप से रखना था, स्थिरता को मजबूत करना था,
असमानता और न्याय को क्या हमको देखना था, असमानता हमारे देश में कैसी, न्याय कैसी है, उसकी स्थिति है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ आज़ादी के पश्चात जो विस्थापित लोग थे, शरणार्थी थे, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको हम देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज़ादी के पश्चात जो विस्थापित एवं शरणार्थी समस्याएं हो, उनमें पहला था अन्न की कमी, हमको अनाज उनको देना था, ठीक, भोजन की कमी थी। दूसरा है स्वास्थ्य की समस्या थी, जैसे मलेरिया जैसे जो थी, तो मलेरिया की दिक्कत थी। दूसरा क्या है, मार्ग में समूहों का क्या आक्रमण हो जाता था, जैसे वो आ रहे हैं तो समूहों का आक्रमण, जैसे मुस्लिम जनसंख्या जा रही है तो यहाँ से हिंदुओं का आक्रमण, यहाँ से हिंदू जनसंख्या आ रही है तो यहाँ से किनका आक्रमण, मुस्लिम लोगों का, ठीक। या फिर जैसे चोर डाकुओं का, तो उनके सामानों को चोरी, तो उनकी जो सिक्योरिटी की हमारे पास एक समस्या थी। फिर चौथा पॉइंट क्या है, प्रकृति के प्रकोप